हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। ऑर्डर 9 आज हम पढ़ेंगे, जो कि हम ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट के बाद पढ़ेंगे। देखिए अच्छे से पता है हमें, जब प्लेंट लेकर के आता है प्लेंटिफ, उसके बाद समन भी जाते हैं डिफेंडेंट को, उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट आना होता है और पार्टीज़ को अपीयर होना पड़ता है कोर्ट में, और नहीं अपीयर होती तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ते हैं, है ना। तो पूरी की पूरी चीज़ें, पूरा प्रोसेस चलता है। तो ऑर्डर 9 इसी के बारे में बात करता है, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़। अगर पार्टीज़ नहीं आती हैं या अपीयर होती हैं तो उस केस में क्या होगा। ऑर्डर 9 में जो रूल्स हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज़ व्हाट एक्स पार्टे डिक्री, है ना। क्या आता है एक्स पार्टे डिक्री। तो हम एक्स पार्टे डिक्री को अलग से पढ़ेंगे, मतलब आज तो बस हम समरी लेंगे उसकी एक तरीके से, बाकी उसको डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि भाई ये अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ का क्या कंसेप्ट है। और बिफोर आई स्टार्ट, अगर आपको सारी की सारी वीडियोस चाहिए, प्लेलिस्ट में आपको पूरा जो है सब वीडियोस अवेलेबल हैं। और प्लेलिस्ट कहाँ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। नोट्स चाहिए हों तो टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लेना, और अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो चैट ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना। और अनअकैडमी पर भी अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं एविडेंस एक्ट की, 10 दिन रह गए हैं। क्लास हमारा चल रहा है क्विक रिवीजन, तो क्विक रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, और साथ साथ आज मॉक टेस्ट है। तो जो लोग भी अवेल करना चाहते हो तो बिना देरी के अवेल कर लीजिएगा। और कोड लगाना है उसमें, आपको कोड है ARCHNA। क्या है ARCHNA, मतलब 6 अक्षर हैं इसमें, ARCH और NA, 6 अक्षर है मेरे नाम पे। और आपको स्पेशल क्लास की एक्सेस मिल जाएगी। और अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुड वेरी गुड एडुकेटर्स आपको जाना है, तो उस केस में आप डिस्काउंट ले सकते हैं अर्चना ARCHNA फॉर 10%। अनअकैडमी आपको फीचर्स क्या देता है, अनअकैडमी आपको फीचर देता है आपके घर पे बैठ के, घर की सब सुविधाओं के साथ में, काउच पे बैठ के देखो, बेड पे बैठ के देखो, है ना, जैसे चाहे जैसे कंफर्ट में आप जो है देखिए। और अनलिमिटेड एक्सेस है टू ऑल कोर्सेज। टॉप एडुकेटर्स ऑफ इंडिया आर ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक्सॉस्टिव कवरेज होता है आपका सिलेबस का। ऐसा नहीं कि भाई आप जो है एक ही तरीके से एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, एक ही टीचर पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। काफ़ी सारे टीचर्स हैं और एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं अलग अलग टीचर्स, तो उससे आपको जिसकी कंसेप्ट आपको समझ में आ रही है वो आराम से समझ सकते हैं। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते हैं, इवन आप लाइव क्लासेस में कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो भी पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज़ आपकी कंडक्ट की जाती है, जैसे आज हम मॉक टेस्ट लेंगे। PDF फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है, और आंसर राइटिंग सेशन भी आपके रेगुलरली कराए जाते हैं। स्पेशल क्लासेस भी फ्री ऑफ एक्सेस, फ्री ऑफ एनी कॉस्ट चल रही हैं। वो के लिए, उसके लिए भी, वाह के लिए भी आपको बस ये कोड लगाना है ARCHNA, मतलब 6 अक्षर का नाम। स्पेशल क्लासेस में आपको एक्सेस भी मिल जाएगी। अभी मॉक टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जैसे अगर हम आज की बात करें तो आज इनके बीच में जो सैटरडे और हम बात करते हैं संडे की, तो वहाँ पे 7 से 8 जो है डिस्कशन होगा, ब्रिंगिंग यू अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट। बाकी आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन आपके रेगुलर टेस्ट होते हैं, वो भी आपके मेजर एक्ट पे, जैसे IPC, CRPC, CPC, है ना। तो आप इसको भी अवेल कर सकते हैं। और अब जो इसका भी कोड लगाना पड़ता है बच्चों, कोड ये है ARCHNA, ठीक है, कोड है, इसको अनलॉक कर लेना इसको, ठीक है, ARCHNA। आप अपने टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और टेस्ट लगा सकते हैं। जुडिशरी के लिए एक्सपर्ट गाइडेंस अगर चाहिए तो अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, जैसे अनिल खन्ना सर का चल रहा है, ये स्टार्ट हो चुका है 15 जून से, और एक ये और बैच चल रहा है जुडिशरी फाउंडेशन बैच, 5 मई से स्टार्ट हुआ है। एक बैच हरियाणा के लिए चल रहा है, ये हरियाणा का जो है क्रैश कोर्स है, ये 15 मार्च से स्टार्ट हुआ, और जो जून 9 से एक और फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आपको हर जो बैच है हर तरीके से एक्सॉस्टिव आपको तैयारी कराई जाएगी। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है लैंग्वेजेस, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश में, जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही, इनकी भी, GK की भी और लॉ की भी, सारी की सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ कराई जाएगी। ये देखो अनिल खन्ना सर की टीम का है ये, और इनके अंडर भी 300 से ज़्यादा जजेस जो है अपना अपना काम कर रहे हैं बढ़िया अपनी पोस्ट पे लेके। तो आप लोग भी अवेल करना चाहते हैं तो अवेल कर लीजिएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा।
अर्चना कोड लगाने पर ये अभी चल रही है प्राइस, थोड़े दिन में यू नेवर नो कब प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। तो अभी तो आपको 2,635 रुपये पर मंथ के हिसाब से 31,625 रुपये है 12 मंथ के जो देने होते हैं। उस पर भी ये कोड लगाने के बाद ARCHA आपको 10% ऑफ मिल जाता है ना बेनिफिट। तो ये सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी दे रहा है। और एक और बेनिफिट आपको दे रहा है, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री फ्री फ्री, 18 महीने का तो 2 महीने का, 24 महीने का लेते हो तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है। कैन यू इमेजिन कितने सारे बेनिफिट हो गए आपको। एक तो कॉस्ट पहले से ही कम है, ठीक है। दूसरा आप देखो आपको 10% ऑफ भी मिल रहा है मेरा कोड लगाते हो तो। फिर अगर अभी फ़िलहाल ले लेते हो हाल फिलहाल में तो उसमें आपको इतना मतलब इतने मंथ का लेने पर आगे इतने मंथ भी फ्री मिलता है। तो ये सारे बेनिफिट आपको अनअकैडमी प्रोवाइड करता है। तो फिर कहीं और क्या जाना या कहीं और क्या सोचना, है ना भाई। तो अगर अभी तक आपने निर्णय नहीं लिया है तो निर्णय ले लीजिए और आप जो है कोड ज़रूर लगा लेना ARCHNE, ठीक है। ये एच है भाई, एच ARCHNE कोड लगा लेना, 10% ऑफ भी मिल जाएगा और स्पेशल क्लासेस में एक्सेस भी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। हाँ जी, तो जैसे कि अभी आपको बता ही दिया कि ऑर्डर 9 बात करता है अपेयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपेयरेंस। 9 है नो, है ना, नो है ना। तो ऑर्डर 9 क्या कहता है कि नहीं आई कोई पार्टी तो क्या होगा। ऑर्डर 9 हमें ये बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स पार्टी डिक्री ऑर्डर 9 में। तो द प्रोविज़न जो है CPC के वो बेस्ड है जनरल प्रिंसिपल पे, क्या कि भाई अगर आपको प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी है तो इस तरीके से कंडक्ट मत करिए कि किसी भी एक पार्टी का नुकसान हो। क्योंकि हमें अच्छे से पता है ओडी अल्ट्रम पार्टिम, यानी दोनों पार्टीज़ को जो भी जितनी भी पार्टीज़ हैं टू द सूट उन सबको पूरा पूरा मौका मिलना चाहिए अपनी बात साबित करने के लिए। न्याय के हित में यही है भाई कि दोनों बातों को सुनना चाहिए, डिफेंडेंट की भी और प्लेंटिव की भी। तो यहीं पर इसी चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है कि डैमेज नहीं होनी चाहिए किसी पार्टी को उसकी एब्सेंस में। इसके अलावा ये ड्यूटी है कंसर्न पार्टी की टू बी अवेयर ऑफ हिज राइट, मतलब कि अगर आपके पास समन पहुंचा है, आप डिफेंडेंट हो, तो फिर ये ड्यूटी है कि आप जा करके अपना हक लो, मतलब अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है दाखिल करो और विजिलेंस दिखानी है, बिल्कुल उत्सुकता दिखानी है, बिल्कुल चपलता दिखानी है कि एकदम क्विक रिस्पॉन्स देना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही जा कर के रिस्पॉन्स देना है प्लेंटिफ के द्वारा जो समन आए हैं उनका, और अपनी बात को साबित करना है। जहाँ तक हो सके जो भी प्रोसीडिंग्स हमारी होती हैं वो सारी की सारी कैसी होनी चाहिए, वो सारी की सारी इन द प्रेजेंस ऑफ पार्टीज़ होनी चाहिए। जनरल लॉ यही कहता है जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो सब की सब कैसे होनी चाहिए, वो सब की सब जो है वो कैरी होनी चाहिए जो पार्टीज़ होती हैं उनकी प्रेजेंस में। ऑर्डर 9 क्या कहता है, ऑर्डर 9 कहता है कि पार्टीज अपेयर होंगी और नहीं होंगी तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले हम अपेयरेंस ऑफ द पार्टी की बात करें तो जो ऑर्डर 9 है हमारे फर्स्ट शेड्यूल है CPC का, हमें सबको पता है एक ही शेड्यूल है, अभी फ़िलहाल फर्स्ट शेड्यूल के नाम से इसको जानते हैं, वहाँ पर ऑर्डर दिए गए हैं। तो ऑर्डर 9 में अंडर शेड्यूल ऑफ क्या कहते हैं कि अपेयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने पार्टीज़ का आना, और अगर पार्टी नहीं आती तो फिर उस केस में क्या होगा समझिए। अगर दोनों पार्टीज़ नहीं आती तो, या प्लेंटिव नहीं आता तो, या डिफेंडेंट नहीं आता तो अगर दो इनमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या तो दोनों की दोनों ही नहीं आती तो, प्लेंटिव ने भाई समन तो भेज दिया उसके बाद नहीं आता तो, या डिफेंडेंट सुनने के बाद भी नहीं आता तो क्या प्रोसीडिंग्स होंगी वो सब हमें ऑर्डर 9 बता देता है। तो पहले हमें सबसे पहले ऑर्डर 9 का रूल 1 कहता है अपेयरेंस ऑफ पार्टीज़, कि क्या कह रहा है कि जब भी पार्टीज़ को आना है कोर्ट में, कब आना है भाई, जब प्लेंट के थ्रू सूट इंस्टीट्यूट हो गया तो जो भी पार्टीज टू द सूट होंगी उन्हें कोर्ट में आना पड़ेगा, या तो खुद आना पड़ेगा या फिर भाई उन्हें जो है अपने प्लीडर को भेजना पड़ेगा ताकि वो केस को कंडक्ट कर सकें। और कंडक्ट ऑफ द सूट जो है वो हमने कहाँ पढ़ा है बताना कमेंट बॉक्स में। फिर आता है जहाँ तक हो सकते हैं वो अपेयरेंस जो होगी प्लीडर की, हमने कहा प्लीडर क्यों आना है, तो प्लीडर का आने का मतलब ये नहीं कि वो कोर्ट में आए और खड़ा हो जाए, इसका मतलब ये होता है कि जो भी मटेरियल क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे
सूट से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे जो है वो आंसर देगा। सिंपल बात है। अपीयरेंस बाय प्लेडर का मतलब होता है ड्यूली इंस्ट्रक्टेड एंड एबल टू आंसर ऑल मटेरियल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द सूट। अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जब उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा अपीयर होने के लिए, लेकिन वो ना तो आते हैं और ना ही कोई सफिशिएंट कोज दिखाते हैं अपने नॉन अपीयरेंस का, तो कोर्ट क्या है, कोर्ट के पास भी पावर है फिर आगे। अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता तो सूट डिसमिस कर देगी और डिफेंडेंट नहीं होता तो वो एक्स पार्टे कर देगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता तो क्या होगा, सूट डिसमिस हो जाएगा, और अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता तो एक्स पार्टे ऑर्डर आ जाएगा। फिर आगे आता है नॉन अपीयरेंस ऑफ बोथ द पार्टीज। अगर दोनों के दोनों नहाए तो उस केस में क्या होगा कि जब कोर्ट बुलाती है उनको और आते ही नहीं दोनों के दोनों, तो कोर्ट के पास क्या इशू होगा, क्या करे कोर्ट, डिसमिस कर देगी। भाई जब पार्टी सूट लेकर आने वाली हैं जिनकी बात उन्होंने सुननी थी वही कोर्ट में नहीं आती तो कोर्ट क्या करे, फिर कोर्ट किसके लिए बैठे वहाँ पर, तो भाई वो कोर्ट जो है सूट को डिसमिस कर देंगे। जब आप खुद ही अपनी राइट को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते तो कोर्ट क्या करेगी उसमें, फिर वही बात कह रहे हैं। लेकिन जो डिसमिसल है, डिसमिसल जो हुआ है ना यहाँ पे कि डिसमिस कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है इसकी इसी कोज ऑफ एक्शन के ऊपर फ्रेश सूट नहीं लाया जा सकता। ये ध्यान रखना, इसे हमारे पास रूल 4 ये कहता है उसी कोज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट जो है वो लाया जा सकता है। प्लेंटिव भी अप्लाई कर सकता है सेट असाइड करने के लिए डिसमिसल, अगर वो ये सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि भाई जो है उसके पास सफिशिएंट रीज़न थे नॉन अपीयरेंस के। मतलब प्लेंटिव जो है वो सेट असाइड करने के लिए, देखो एक तो बात आ गई कि भाई यहाँ पर वो डिसमिसल नहीं होगा, उसका जो सूट है वो जो है डिसमिसल नहीं होगा किस केस में, जब दोनों पार्टी आ जाती हैं। लेकिन अगर नहीं आती तो फिर कोर्ट डिसमिस कर देती है। तो कोर्ट डिसमिस के कंटेक्स्ट में भी क्या कह रहे हैं, कोर्ट डिसमिस के कंटेक्स्ट में ये कह रहे हैं कि जब कोर्ट डिसमिस कर रही है कोई सूट को तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसी कोज ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट मतलब नया सूट नहीं ला पाएगा, ला सकता है, मतलब कहने का मतलब ये है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लेंटिव है, प्लेंटिव भी चाहे तो वो कोर्ट को अप्लाई कर सकता है कि आपने जो ये डिसमिसल दिया है ना, इसको प्लीज़ जो है आप जो है वो सेट असाइड कर लीजिए, ठीक है। अप्लाई कर सकता है अगर वो कोर्ट को ये बता दे कि भाई मैं इस वजह से नहीं आया था, मेरे ना आने की ये वजह है, और कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो सेट असाइड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ डिसमिसल, और फिर उसको जो है केस को किसी दूसरे दिन सुन सकते हैं। यहाँ दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में अंतर ये है कि भाई अगर जो है प्लेंटिव जो है अपीयर नहीं होता, ठीक है, कोई वाजिब रीज़न था उसके पास जिसकी वजह से वो अपीयर नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट क्या करती है क्योंकि प्लेंटिव भी नहीं आया था डिफेंडेंट भी नहीं आया था, सूट को डिसमिस कर दिया। अब यहाँ पर समझो उसके पास दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है प्लेंटिव के पास। वो चाहे तो कोर्ट को ये बता दे कि भाई मेरे पास वाजिब रीज़न है कि मैं क्यों नहीं आ पाया, या फिर वो उसी कोर्स ऑफ एक्शन पे फ्रेश सूट एप्लीकेबल जो है वो अप्लाई कर दे। तो दोनों में से कुछ भी व्यक्ति जो है वो कर सकता है। अब कह रहे हैं कि अगर सिर्फ प्लेंटिव आया हो तो उस केस में कह रहे जब प्लेंटिव आता है डिफेंडेंट नहीं आता तो एक एक्स पार्टे डिक्री पास की जाती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, और प्लेंटिव अगर प्रूव कर देता है कि समन जो है उसको डिफेंडेंट को सर्व हुए थे। यहाँ ध्यान रखना, एक व्यक्ति के खिलाफ एक्स पार्टे डिक्री ला रहे हो, एक्स पार्टे मतलब एक तरफा, ठीक है, एक तरफा कैसे, प्लेंटिव आया ना, डिफेंडेंट नहीं आया ना, तो प्लेंटिव कह रहा है मेरी बात सुन के आप डिसीजन ले लो। तो एक्स पार्टी कराने के लिए प्लेंटिव जब ला रहा है तो भाई उसको भी तो कुछ दायित्व बनते थे। अगर डिफेंडेंट को ये पता ही ना हो कि भाई उसके खिलाफ कोई जो है केस फाइल हुआ है तो वो कैसे कोर्ट में आएगा। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि अगर ये बात प्लेंटिव कह देता है, प्रूव कर देता है कि उसको जो समन थे वो ड्यूली सर्व हो गए थे, मतलब एज पर द प्रोसेस सर्व हो गए थे, तब तो उस केस में एक्स पार्टे डिक्री आ सकती है, अदरवाइज नहीं। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सर्विस ऑफ समन हुआ है तो कोर्ट जो होती है एक्स पार्टे डिक्री की जो है अगेंस्ट जाती है और एक डिक्री जो होती है वो प्लेंटिव के फेवर में दे सकती है। जो प्रोविज़न है, ध्यान रखना, जो प्रोविज़न है, ये जो प्रोविज़न की एक्स पार्टे डिक्री वाला,
ये पहली सुनवाई में होता है, नोट फॉर द सब्सिक्वेंट हियरिंग ऑफ द मैटर एंड द सेम हैज़ बीन हेल्ड इन द केस ऑफ संग्राम सिंह वर्सेस इलेक्शन ट्राइब्यूनल। ये केस में भी ये बात हुई थी कि सब्सिक्वेंट हियरिंग के केस में नहीं होता, फर्स्ट हियरिंग के केस में होता है। अब फर्स्ट हियरिंग सब्सिक्वेंट हियरिंग का मतलब क्या है? फर्स्ट हियरिंग का मतलब है कि पहली बार में आना था डिफेंडेंट को, पहली बार में ही नहीं आया, ठीक है, तो एक्स पार्टी। लेकिन अगर बाद में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, आ गया, बाद में किसी वजह से नहीं आता है, तो वो यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता। क्योंकि अब यहाँ पर समझिएगा, ये जो बात है एब्सेंस ऑफ डिफेंडेंट, ये जो है वो कोर्ट की ड्यूटी कि भाई न्याय होना चाहिए, इससे कोर्ट को पता जो है वो परे नहीं कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो उसमें प्लेंटिफ की क्या गलती? प्लेंटिफ बता देता है कि मैंने समन भी उसको जो है प्रॉपरली उसको जो है सर्व हो गए हैं, तामील हो गई, फिर भी नहीं आया, तो मेरी क्या गलती है? बस वही वाली बात करें, इसीलिए कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है कि प्लेंटिफ के लिए न्याय करें। माया देवी वर्सेस ललिता प्रसाद 2015 का केस, यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि कोर्ट की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे जो प्लेंट में स्टेटमेंट आए हैं वो प्रूव हो चुके हैं, और प्रेयर जो कि उन्होंने कहा कि हमें ये दिलवा दीजिए, वो वर्दी ऑफ बीइंग ग्रांटेड है। ऐसे ना हो कि भाई वो बोले कि उस बंदे की तो की जो मतलब जो बंदे की जो काम करने का जो इनकम है, जरिया है, वो अगर 3,000 रुपये है और व्यक्ति के लिए जो सूट लाया जाता है वो 5,000 का है, तो भाई वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो प्रेयर है, जो उसमें पूछा गया है, जो मांगा गया है, वो रीजनेबल होना चाहिए, वो जस्टिफाइड होना चाहिए, वो दे सके कोर्ट, ऐसा होना चाहिए। रूल 10 क्या कहता है? रूल 10 कहता है कि जो प्रोविज़न है एक्स पार्टे ऑर्डर का, वो कैन नॉट बी पास व्हेन देयर आर मोर देन वन डिफेंडेंट्स इन द केस एंड एनी ऑफ देम अपीयर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक से ज़्यादा के खिलाफ एक मुकदमा लाया गया है और उनमें से एक भी अगर अपीयर हो जाता है, तो फिर एक्स पार्टे डिक्री के लिए नहीं जा सकते हैं। फिर आगे रूल 7 से लेकर रूल 11 देखो, ये कहता है कि डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है, डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है पर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता। तो दो सिचुएशन होती हैं यहाँ पर, डिफेंडेंट तो अपीयर हो गया लेकिन प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि प्लेंटिफ अपीयर हो जाता है, डिफेंडेंट नहीं होता। तो डिफेंडेंट डज नॉट एडमिट द क्लेम ऑफ प्लेंटिफ एदर होली और एनी पार्ट ऑफ इट, द कोर्ट शैल ऑर्डर फॉर डिसमिसल ऑफ द सूट। समझिएगा बात को, अगर डिफेंडेंट आ गया, प्लेंटिफ नहीं आया, तो डिफेंडेंट क्या करता है, या तो एडमिट करेगा प्लेंटिफ के द्वारा किए गए क्लेम को, या फिर एडमिट नहीं करेगा। दो चीज़ें आएंगी, या तो वो एडमिट नहीं करेगा या फिर वो एडमिट करेगा। तो अगर पहली बात करें कि अगर वो एडमिट नहीं करता प्लेंटिफ का क्लेम, या तो हुली या फिर एनी पार्ट ऑफ इट, तो कोर्ट क्या करेंगी, वो इसको डिसमिस कर देंगी अगर वो एडमिट नहीं करता। लेकिन अगर वो प्लेंटिफ के क्लेम को एडमिट कर लेता है कंप्लीटली या किसी पार्ट को, वही वाली बात आ जाएगी। तो जो प्लेंटिफ है, बाय द प्लेंटिफ, जो उसने प्लेंटिफ ने क्लेम करे हैं वो एडमिट कर लेता है, तो जो प्लेंटिफ के द्वारा एडमिट किए गए क्लेम हैं वहाँ पर कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट जो है डिक्री आएगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ सच एडमिशन एंड फॉर रेस्ट ऑफ द क्लेम्स द सूट विल बी डिसमिस्ड। जितने उसने ग्राउंड जो है एडमिट कर लिए उतनी के बेस पे डिक्री आ जाएगी, और बाकी जितना बचा रह गया बचा कुचा उस पे लिए वो क्या करेगी, सूट को डिसमिस कर देगी। ये जो प्लेंटिफ, ये वाला रूल 8 है, ये हमें बच्चे से पता है, प्लेंटिफ जब नहीं आता तब अपीयर होता है। और ये जो रूल है वो दोनों ही केसेस में एप्लीकेबल होता है, जब प्लेंटिफ एक से ज़्यादा हो या जब प्लेंटिफ एक हो, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है और जो है उनमें से एक भी अपीयर हो जाता है, तो फिर वही रूल 10 आ जाएगा कि भाई पार्टी टू द सूट है, कि भाई एक भी आ गया तो काम चल जाएगा। और ये कुलेंद्र किशोर वर्सेस राय किशोरी साहा 1921 के केस में भी हेल्ड हुआ था। जो सूट का डिसमिसल होता है, जो हम बात कर रहे हैं, प्लेंटिफ जो होता है, प्लेंटिफ जो कह रहे हैं कि अगर उसके सुनवाई के बिना हो गया तो ये सीरियस मैटर हो जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं कि कोर्ट को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए अनलेस द कोर्ट गेट सेटिस्फाइड दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस सच डिसमिसल इज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि डिसमिसल ऑफ द सूट ऑफ प्लेंटिफ विदाउट हियरिंग इट इज अ सीरियस मैटर, बड़ी गंभीर वाली बात है। और ये जो है जब कोर्ट जो होती है सेटिस्फाइड नहीं हो जाती है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, न्याय के हित में है, कि अब जो है नहीं सुनवाई होएगी उनकी, तब वो डिसमिस कर सकते हैं। और ये बात अलग अलग केसों में हेल्ड हुई, जैसे कि हम बात करें
ब्यूमोंट सीजे ने केस ऑफ श्याम दसानी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये बात भी कही थी, ये बात ऑलरेडी कही थी। नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिफ ड्यू टू डेथ, अब डेथ हो जाती है तो उसमें तो कोई क्या करेगा, है ना। तो कोर्ट का भाई यहाँ पर कोर्ट के पास पावर नहीं कि वो सूट को डिसमिस करें। एक केस आया पीएमएम पिलिया थीरी अम्मा वर्सेस के लक्ष्मी अम्मा 1967 का केस। इसमें कहा गया था कि अगर एक प्लेंटिफ की डेथ हो जाती है और उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया जाता है डिसमिसल का, तो ये जो ऑर्डर होगा ये नलिटी होगा। कैसे होगा? नलिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सही लिखा है कोर्ट हैज़ नो पावर टू डिसमिस द सूट इन केस ऑफ द डेथ ऑफ प्लेंटिफ। एप्लीकेशन टू सेट असाइड डिसमिसल, यहाँ पर एप्लीकेशन सेट असाइड डिसमिसल के लिए, मतलब जो डिसमिसल किया है किसने, कोर्ट ने, उसके लिए उसको सेट असाइड करने के लिए क्या जा सकती है, एप्लीकेशन जा सकती है। रूल 9 कहता है कि प्लेंटिफ फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकता, लेकिन हाँ जो प्लेंटिफ है वो जो है सेट असाइड करने के लिए डिसमिसल को जा सकता है। किस केस में? जब प्लेंटिफ का अपीयरेंस नहीं हुआ और कोर्ट ने क्या किया, डिसमिसल कर दिया, तो वो उस डिसमिसल को के बेस पे फ्रेश सूट तो नहीं लेके जा सकता, लेकिन हाँ वो इसको सेट असाइड करने के लिए ज़रूर जा सकता है। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाती है जो रीज़न प्लेंटिफ ने दिया उन रीज़न के बेस पे कि हाँ जी ये प्रॉपर रीज़न है, इस वजह से ये नहीं आ पाया था, तो कोर्ट जो होती हैं वो उसको सेट असाइड कर देती हैं और एक डेट फिक्स कर देती हैं सूट की प्रोसीडिंग के लिए। सिंपल सी बात है, अगर सोचो ना, बहुत अच्छी सी सिंपल सी बात है कि एक डेट फिक्स हुई कि इस डेट पे आपको आना है। अगर प्लेंटिफ जो है वो किसी वजह से नहीं आ पाता, से फॉर इंस्टेंस वो ट्रेन नहीं मिलती उसको, या उसको बस नहीं मिलती, या वहाँ पर कोई और रीज़न हो जाता है, उसके घर में कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो आ नहीं पाता, तो अगर वो वहाँ पर कोर्ट आया नहीं तो वहाँ पर डिसमिसल हो गया, तो सूट का ना डिफेंडेंट आया ना प्लेंटिफ आया। तो यहाँ के कह रहे हैं कि भाई वहाँ पर वो फ्रेश सूट तो नहीं लेके जा सकता उसी सेम कोर्स ऑफ एक्शन पे, क्योंकि वो खुद नहीं गया था, वो उस सेट असाइड जो कराने के लिए जा सकता है उस डिसमिसल को जो कि उसके ना आने पे कोर्ट ने किया था। और कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि भाई हाँ वास्तव में वाजिब रीज़न है, तो फिर क्या होगा, वो उसको जो है आगे प्रोसीडिंग को जो है फिक्स कर देंगे कि इस तरीके से प्रोसीडिंग होनी है। फिर जो सफिशिएंट कोज की हमने बात करी, हमने पहले भी बात की थी सफिशिएंट कोज। तो सफिशिएंट कोज क्या होता है? सफिशिएंट कोज की क्या बात करें तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड करता है कि भाई ये जो रीज़न जो वो दे रहा है वो उस सिचुएशन में जो वो दिए जा रहा है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वाजिब है या नहीं है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये देखना है, क्या देखना है कि प्लेंटिफ रियली ट्राइड टू अपीयर ऑन द डे विच वाज फिक्स्ड फॉर हियरिंग और नोट, क्या वास्तव में उसने ट्राई किया था ना या फिर नहीं। जब वो सफिशिएंट कोज दिखा देता है प्लेंटिफ को अपने ना आने के, तो ये मैंडेटरी हो जाता है, ये ध्यान रखना, ये कैसा हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है टू री ओपन द सूट। अंडरलाइन कर लेना, कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी नहीं है, अगर वो सफिशिएंट कोज ऑफ एक्शन दिखा देता है तो वो मैंडेटरी हो जाता है कि फिर डिसमिसल को जो है वो सेट असाइड करें। इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट कोज इट इज़ ओपन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू सेट असाइड द डिसमिसल और नोट। समझ में आ गई? मतलब अगर उसने सफिशिएंट कोज दिखा दिया प्लेंटिफ ने तो भाई मैंडेटरी हो जाएगा कोर्ट के ऊपर कि वो रीओपन करेंगे इस सूट को, और अगर वो सफिशिएंट कोज नहीं दिखा पाता तो ये कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं, कोर्ट के लिए डिस्क्रिशनरी है, वो चाहे तो सेट असाइड करें और चाहे नहीं। सेम बात PKP RM रमन चेत्तियर वर्सेस के AP अरुणाचलम चेत्तियर 1936 का केस यहाँ पर भी हुआ था। और सफिशिएंट कोज मैंने आपको बता ही दिया, हर पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग, फैक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड होता है। एक केस आया छोटा लाल वर्सेस अम्बाला हरगोवन। यहाँ के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ऑब्जर्व किया है कि जो पार्टी होती है अगर वो लेट आती है तो यहाँ पर सूट जो होता है डिसमिसल हो चुका होता है उसकी नॉन अपीयरेंस की वजह से, तो वहाँ पर वो एंटाइटल्ड है टू हैव ए सूट और एप्लीकेशन रीस्टोर्ड विद द पेमेंट ऑफ कोस्ट देके और अपनी जो सूट और एप्लीकेशन जो है वो सेटिस्फाइड करवा ले। लेकिन फिर आने वाले जो सूट था, इसी के बाद आया सूट, नहीं 1925 में आया था, उसके बाद 1929 में आया चूरिम भाई वर्सेस NH मूथ के केस में। सेम हाई कोर्ट यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू अग्री विद द छोटेलाल इन प्रिंसिपल एज प्रपोजिशन ऑफ लॉ। अगर ये बात हम अप्लाई करेंगे भाई कोस्ट के साथ वो आए
तो ये बात यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत वाली हो रही है, तो यहाँ पर इस केस में ये कहा गया। अपना नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन समन इज नोट सर्व। अब देखो, जब हमने कहा उसने समन सर्व करे और तो डिफेंडेंट नहीं आया, प्लेंटिफ आ गया, लेकिन रूल 2 से लेकर रूल 5 तक हमारे ऑर्डर 9 के कहते हैं इस सिचुएशन के बारे में जब डिफेंडेंट को समन सर्व नहीं किए जाते। फंडामेंटल रो है प्रोसीजरल लॉ का, जिसकी जो हर पार्टी है, हमें अच्छे से पता है, जो पार्टी टू सूट है उनको जो है अपनी सुनवाई का मौका मिलना चाहिए, और नोटिस जब सर्व होगा तभी जो है वो उसको पता चलेगा। तो जो नोटिस है ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम इज ऑब्लिगेटरी है, इसीलिए सर्विस ऑफ समन जो है डिफेंडेंट को वो मैंडेटरी है और कंडीशन प्रेसिडेंट है। कंडीशन प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि अगर आपने सूट की प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले समन देना ज़रूरी है। लेकिन अगर सर्विस ऑफ समन नहीं होते या फिर सफिशिएंट टाइम उसको नहीं देते प्रेजेंटेशन के लिए, देखो दो चीज़ें हैं, एक तो आपने समन जो है सर्व कर दिया, ठीक है, अब समन तो सर्व कर दिया, तामील हो गई उसको समन की, हम ये कह रहे हैं, लेकिन अगर उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिला कोर्ट में आने के लिए तो उस केस में कह रहे हैं जब उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कोर्ट में आने के लिए, तो यहाँ पर उनका कहना यह है कि फिर वो भी गलत बात है। सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, तभी जो है ऑर्डर उसके खिलाफ जो है व्यक्ति के खिलाफ जाएगा। ठीक है, ये सेम केस में बेगम पारा वर्सेस लुइजा मड टिल्डा फर्नांडिस 1984 के केस में हुआ था कि व्हेन देयर इज नो सर्विस ऑफ समन और इट डजंट गिव हिम सफिशिएंट टाइम फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ द केस देन ए डिक्री कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट हिम, तो नहीं पास किया जा सकता। हमारे ऑर्डर 9 का रूल 2 कहता है कि जब प्लेंटिफ फेल हो जाता है किस चीज़ में, कि वो कॉस्ट पे नहीं करता सर्विस ऑफ समन की। हमें अच्छे से पता है कि कॉस्ट किसको पे करनी होती है, समन की कॉस्ट पे करनी होती है प्लेंटिफ की। तो अगर वो समन की कॉस्ट जो है वो पे नहीं करता है तो सूट जो है वो डिफेंडेंट हो जुड़ेंगे। डिफेंडेंट की गलती नहीं है तो सूट डिसमिस हुआ प्लेंटिफ की गलती की वजह से। But no dismissal can made even in the presence of such failure if the defendant appears on the date of hearing। अब इसको समझना भाई, उसने कॉस्ट नहीं पे करी, ठीक है, उसने कॉस्ट नहीं पे करी तो डिफेंडेंट के पास समन नहीं गया, समन नहीं गया तो कोर्ट के पास मौका मिल गया डिसमिसल करने का। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जो है कॉस्ट नहीं पे की थी या समन नहीं भेजा गया था, उसके बावजूद भी डिफेंडेंट को कहीं से पता चल जाता है, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर डिफेंडेंट को कहीं से पता चल जाता है कि उसके खिलाफ सूट हुआ है और वो वहाँ पर उस डेट को आ जाता है, तो उस केस में फिर यहाँ पर उस सूट जो डिसमिसल होगा वो नहीं होगा। तो प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है फ्रेश सूट लाने के लिए जब सूट डिसमिस होता है इस रूल में, रूल 2 में। बट इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज रीजनेबल रीजन बिहाइंड सच फेलियर टू पे कॉस्ट देन कोर्ट में सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल। समझ रहे हैं, यहाँ पर सेट असाइड करने के लिए नहीं आ सकता जब आपने कॉस्ट पे नहीं करी समन की। लेकिन किस केस में आगे बोलते हैं, उस केस में जहाँ पर वो प्लेंटिव ही दिखा देता है कि भाई देखो मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो जो है तामील करवाने की कोशिश की थी, या मैंने जो है अगर पे नहीं करी है समन की जो कॉस्ट है वो इस वजह से नहीं की गई है, तो वहाँ पर कोर्ट जो है उसको सेट असाइड करने के लिए भी कह सकते हैं। अगर समन रिटर्न हो जाए अनसर्व्ड, समझिएगा इसमें क्या कह रहे हैं, समन भेजे गए, समन भेजे जाने के बाद वो अनसर्व्ड हो जाते हैं, मतलब कि उनको तामील ही नहीं होती है, उन समन को डिफेंडेंट लेता ही नहीं है, तो उस केस में प्लेंटिव जो होता है डज नॉट अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स फॉर 7 days। प्लेंटिव का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेश समन्स को जो है वो अप्लाई कर दे, जो कि समन रिटर्न हुए अनसर्व्ड तो वो 7 दिन के अंदर वो दोबारा से डाले। फिर अब कह रहे कि अगर वो अप्लाई नहीं करता वो समन के, फिर 7 दिन के भीतर दोबारा से नहीं भेजता, तो उस केस में कोर्ट डिसमिस कर देंगे सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट और सच डिफेंडेंट्स। ठीक है, प्लेंटिव डज नॉट अप्लाई फॉर अ समन फॉर 7 days फ्रॉम विच द समन इज रिटर्न अनसर्व्ड बाय द डिफेंडेंट और एनी ऑफ द डिफेंडेंट, देन द कोर्ट कैन डिसमिस द सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट और सच डिफेंडेंट। यहाँ पर ये देखो, अगेंस्ट द डिफेंडेंट और सच डिफेंडेंट्स का मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया गया, ठीक है, उनमें से अगर एक भी आ जाता है तो भी फिर हम डिसमिसल के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन कह रहे हैं कि हाउएवर विद इन दैट पीरियड अ प्लेंटिफ सेटिस्फाई द कोर्ट, अगर ये जो पीरियड दिया गया है इस पीरियड के दौरान प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देता है कि ही हैज़ फेल्ड आफ्टर यूजिंग, भाई उसने जो है अपनी पूरी दम लगा दिया था, पूरी उसने हिम्मत कर ली थी कि उसका रेजिडेंस फाइंड आउट कर लें, लेकिन उसके बाद भी नहीं मिला।
वो जो डिफेंडेंट ने वो खुद उसको पता है इसके अंदर क्या है समन के अंदर, इसलिए वो खुद ही अवॉइड कर रहा है, नहीं लेना चाह रहा समन को। और फिर इसके अलावा कोई और टाइम है जिससे हम कह रहे हैं कि भाई बढ़ा दीजिए, इन विच द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट। इन केस द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग ए फ्रेश सूट, तो फिर इस केस में जो है वो फ्रेश सूट लेके आ सकता है। व्हेन द समन वाज नॉट डली सर्व टू द डिफेंडेंट इज नॉट प्रूव्ड, है ना, ये प्रूव नहीं हो पाता, तो द कोर्ट कैन डायरेक्ट टू इश्यू ए फ्रेश समन टू द डिफेंडेंट और सर्विस। यहाँ समझो दो बातों को आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। अगर डिसमिसल होना है तो वो डिसमिसल इस केस में होना है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, हम डिसमिसल तब कराएंगे जब समन भी इशू हो गया था, है ना, समन भी इशू हो गया था, प्रॉपर टाइम पे भी हुआ था, और फिर कॉस्ट भी बियर कर ली थी प्लेंटिफ ने। लेकिन अगर ये सब नहीं हुआ तो ये सब नहीं हुआ तो भाई क्या होगा, ये सब नहीं हुआ तो फिर जो कोर्ट होगा वो क्या करेगी, वो फिर प्लेंटिफ की गलती आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ये सब हो गया है, क्या सब हुआ है कि प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है कि मैंने ये सब किया है, वो खुद ही अवॉइड कर रहा है जो समन की सर्विस लेने से, तो वो प्लेंटिफ फ्रेश सूट ला सकते हैं। लेकिन अगर समन ड्यूली सर्व नहीं हुए डिफेंडेंट को, ये प्रूव नहीं होता है, तो कोर्ट जो है वो डायरेक्ट कर सकते हैं टू इश्यू ए फ्रेश समन टू डिफेंडेंट फॉर द सर्विस। व्हेन द सर्विस ऑफ समन इज प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट but the time prescribed in the summon is not sufficient for him to answer on the day which has been fixed, then the hearing can be postponed by the court to a future date and notice will be given to the defendant। बहुत सिंपल सी बात है। अगर उसको, मैंने आपको बताया, उसको समन तो दिए लेकिन उसको टाइम ही नहीं दिया आने का, तो उस अपने डिफेंस प्रिपेयर करने का, तो उस केस में कोर्ट जो चाहे तो उसको जो है क्या करेंगे, दोबारा कह रहे हैं कि दोबारा टाइम हम दे रहे हैं कि आप वो टाइम ले लीजिए, और कोर्ट जो होती है उसकी अपनी हियरिंग को एडजर्न कर देती है, पोस्टपोन कर देती है फ्यूचर डेट के लिए, और नोटिस डिफेंडेंट को भेज देती हैं। टू सम अप, देखो सम अप करते हैं फटाफट। जब दोनों पार्टीज अपेयर नहीं होती तो बेसिक रूल अंडर ऑर्डर हमारा 9 के रूल 2 के अंदर ये कह रहा है कि जब दोनों पार्टी अपेयर नहीं होती तो सूट डिसमिस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि प्लेंट जो है वो डिसमिस हो गई। लेकिन अगर प्रोविज़न हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं में, विच ये है वो डिस्क्रिशनरी है, तो सूट में भी डिस्कस का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी पावर है, इन द हैंड्स ऑफ जज है, और इसका मतलब ये है कि जज का के विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो उसको डिसमिस करे, और या फिर नहीं, अगर नहीं डिसमिस करना है तो वो उसको एडजर्न भी कर सकते हैं। एच की शाह वर्सेस टी.एस. बशीन के केस में ये हुआ था, क्लियरली हेल्ड किया गया था कि जो पार्टीज़ हैं उनके पास राइट है कि उनको सुना जाए और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए सुनने के लिए। अगर कोर्ट जो है अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती हैं सुनवाई के लिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं सच ऑर्डर इज़ अल्ट्रा वायरस। सच ऑर्डर कैसा है, वो अल्ट्रा वायरस है, जस्टिस के अगेंस्ट है। और उन केसेस में जहाँ प्लेंटिफ अफेयर नहीं होते, तो जहाँ प्लेंटिफ अफेयर नहीं होते तो कोर्ट सर्विस ऑफ समन के बाद डिफेंडेंट की कह रहे हैं सूट जो है वो कैन बी डिसमिस्ड बाय कोर्ट। When the plaintiff fails to appear before the court, even after service of summon to defendant, a suit can be dismissed by the court। ये जो dismissal है completely dependent होता है upon whether the defendant accepts the claim raised by plaintiff or not। हमें अच्छे से पता है अगर वो आ जाता है, plaintiff नहीं आता, और वो कुछ को accept कर लेता है, कुछ को एक्सेप्ट नहीं करता, तो जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो लाइबल होता है, और जो एक्सेप्टेड नहीं होता वो उसको हम क्लेम को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्लेंटिफ नहीं आया। लक्ष्मी कमर्शियल बैंक वर्सेस हंसराज का केस, यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड किया गया था कि जो रूल है ये अप्लाई नहीं होता उस केस में जहाँ पर सूट डिसमिस कर दिया जाता है फॉर प्लेंटिफ्स नॉन अपेयरेंस ऑन ए डेट फिक्स नॉट फॉर द हियरिंग द सूट बट फॉर सम इंटरलोकेटरी मैटर। यहाँ पर अगर इंटरलोकेटरी मैटर के लिए कोई बात हुई है, उस केस में प्लेंटिफ अपेयरेंस नहीं होता, सूट डिसमिसल हो जाता है, तो ये वाला रूल यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। व्हेन डिफेंडेंट डज नॉट अपेयर, इसका मतलब एक्स पार्टे प्रोसीडिंग, यानी कि किसी भी प्रोसीडिंग में डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता, तब उस केस में
जो कोर्ट होती हैं वो क्या कर सकती हैं अंडर ऑर्डर 9। तो यहाँ पर 3 सिचुएशन है। डिफेंडेंट खुद ही जो है समन के बाद भी जो है चूज़ करता है कि मैं नहीं आऊँगा, या फिर उसको समन नहीं सर्व किए जाते, या डिफेंडेंट को समन तो दिए जाते हैं एट सच ए लेटर स्टेट दैट इट नॉट अप्रोप्रिएट सफिशिएंट टाइम, उसको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता। तो सारी की सारी बातें हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ेंगे हम एक्स पार्टे प्रोसीडिंग के टाइम पर। अभी फटाफट हम बेयर एक्ट से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा। देखो रूल 1 और रूल 2 क्या कहता है, बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ेंगे। जो पार्टीज हैं जिनको अपीयर होना है एक फिक्स डेट पर, जब समन जो है उनको दिए गए हैं डिफेंडेंट को अपीयर इन आंसर के लिए, तो कह रहे हैं कि जब एक फिक्स डेट होती है समन के अंदर कि भाई आप डिफेंडेंट है उसको आना है और उसको आंसर देना है, अपना रिटर्न स्टेटमेंट डालना है, तो पार्टीज क्या होती हैं, अगर वो आएंगी तो फिर ठीक है, अब प्रॉपर प्रोसीडिंग चलेगी। तो पार्टी शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन द पर्सन और बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लीडर्स। ठीक है, सिंपल, वो खुद भी आ सकती हैं, उनके प्लीडर्स भी आ सकते हैं जिनको की सारी बातों की नॉलेज है मैटर के बारे में। वो तो सूट जो होंगे वो सुने जाएंगे। एंड अनलेस द हियरिंग इज एडजर्न टू फ्यूचर डेट फिक्स बाय द कोर्ट, उसी दिन जिस दिन पे कोर्ट ने कहा, समन में बोला कि आपको आना है, तब पार्टीज आएंगी और वो फिर सुनवाई होगी। अगर कोर्ट कोई अपने आप ही कोई डेट डाल देती कि एडजर्न कर रहे हैं प्रोसीडिंग को, हम कभी और सुनेंगे, तो फिर उस केस में बात अलग है, अदरवाइज वहीं पर सुनवाई होनी शुरू हो जाएगी। फिर रूल 2 क्या कहता है, डिसमिसल ऑफ सूट वेयर समन्स नोट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिव्स फेलियर टू पे कॉस्ट। ये भी हमने पढ़ा कि जिस डेट पर आना था, जब समन में एक डेट हमने फिक्स कर दी कि भाई इस डेट के अंदर डिफेंडेंट को आना है, लेकिन जो समन की कॉस्ट होती है, वो समन की कॉस्ट जो होती है कोर्ट फी या पोस्टल चार्जेस, वो जो है प्लेंटिव पे नहीं करता है। अगर वो सर्विस पर्टिकुलर ये जो पोस्टल चार्जेस या हम कोर्ट फी की बात करें ये चार्जेबल है, तो अगर वो नहीं करता है तो फिर उस केस में कह रहे हैं क्या होगा, उस केस में फिर यहाँ पर जो होगा एक ऑर्डर बन सकता है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट जो है वो एक ऑर्डर बना सकती है कि वो डिसमिस कर दें। ठीक है, ये तो हमने अभी बता ही दिया था आपको, है ना। या 2 चीज़ें हो गई इसमें कि उसने कोर्ट फी पे नहीं की, पोस्टल चार्जेस पे नहीं करे, या फिर अगर यहाँ पर समझिएगा, और फेलियर टू प्रेजेंट कॉपीज ऑफ द प्लेंट, जो प्लेंट की कॉपी जानी थी ना, जो हमने पढ़ा था ऑर्डर अपने 7 में रूल 9 में कि कॉपीज़ भी डालनी है, तो अगर वो डुप्लीकेट में जानी है तो वो डुप्लीकेट में कॉपीज़ नहीं देता है, तो कुछ भी अगर उसने टेक्निकल कुछ भी गलती करी है तो वहाँ पर सूट जो है वो डिसमिस हो जाएगा, कोर्ट जो है वो डिसमिस कर सकती है। दिस इज़ अ डिस्क्रिशनरी पावर, वहाँ पर कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है भाई, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रोवाइजो कहते हैं नो सच ऑर्डर शैल बी मेड इफ नोट विद स्टैंडिंग सच फेल्योर द डिफेंडेंट अटेन्स इन पर्सन और बाय एजेंट व्हेन ही इज अलाउड टू अपीयर बाय एजेंट ऑन द डे फिक्स फॉर हिम टू अपीयर इन आंसर। हमने अभी पढ़ा कि प्रोवाइजो यही कहता है कि अगर डिफेंडेंट आ जाता है, ये उसको प्लेंटिफ ने कोर्ट फी नहीं पे की, उसके बावजूद भी डिफेंडेंट आ जाता है, तो फिर ये सूट डिसमिस नहीं होएगा, फिर तो जितना कह रहे हैं कि बिल्कुल उस हिसाब से चलेगा जैसे कि सूट जो है चलना है। फिर हमारे पास रूल 3 है जो कहता है कि नीदर पार्टी अपेयर्स, कि भाई अगर दोनों पार्टी अपेयर नहीं होती सूट की, तो सूट जो होता है वो डिफेंडेंट जो डिफेंडेंट आए या ना आए इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों ही नहीं आ रहे हैं एक्चुअली। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड, यहाँ पर भी डिस्क्रिशनरी है, कोर्ट डिसमिसल का ऑर्डर बना सकती है। रूल 4 क्या कहता है, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। जहाँ पर एक सूट डिसमिस हुआ है ऑर्डर 2 में या ऑर्डर हमारे ऑर्डर 9 के रूल 2 में या रूल 3 में, अभी हमने पढ़ा जब उसने कोर्ट फी भी नहीं की या फिर वो दोनों ही नहीं आते, तो उस केस में जब डिसमिसल हो गया है तो प्लेंटिफ में यहाँ पर में है सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन की, लिमिटेशन के अंदर अंदर वो एक फ्रेश सूट लाएगा या फिर वो अप्लाई करेगा एक ऑर्डर के लिए क्या कि डिसमिसल को आप सेट असाइड कर दीजिए। और अगर कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि भाई सफिशिएंट रीज़न है उसके पास कि वो क्यों नहीं आया, या फिर वो मतलब उसने क्या की वजह रही, उसने कोर्ट फी नहीं पे की या वो खुद नहीं क्यों नहीं आया, तो कोर्ट एक ऑर्डर बना सकती है सेट असाइड करने के लिए डिसमिसल को, और एक पॉइंट कर सकती हैं। देखो बात समझिएगा, सेट असाइड करते हैं अगर वो डिसमिसल को तो वो सूट कैरी फॉरवर्ड होता है, वही सूट चल रहा है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आप नया सूट लेके आओ, फ्रेश सूट लाओ, तो उस केस में फिर उसको नया फिर सब चीज़ नए से प्रोसीडिंग होनी है। तो अगर वो ये सेटिस्फाई कर देता है कि मेरी कोई गलती नहीं है या मेरी गलती थी तो वो इसके लिए ये वजह थी कि मैं क्यों नहीं आ पाया, तो वो कोर्ट जो होंगे फिर जब उसने कहा तो फिर एक नई डेट फिक्स कर देंगे, सूट आगे वैसे ही चलता रहेगा। रूल 5 कहता है डिसमिसल ऑफ सूट वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्ड फेल्स फॉर 1 मंथ टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन्स। यह कह रहे हैं कि जब एक समन इशू हुआ था डिफेंडेंट को या फिर सेवरल डिफेंडेंट तो सबके पास जाना था और रिटर्न अनसर्व है
मतलब उसने तामील नहीं हुई है, प्लेंटिव के पास टाइम है कि उसको 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा से समन को देना है, लेकिन प्लेंटिव वो फेल हो जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न मेड टू द कोर्ट बाय द ऑफिसर ऑर्डिनली सर्टिफाइंग टू द कोर्ट रिटर्न्स मेड बाय सर्विंग ऑफिसर टू अप्लाई फॉर द फ्रेश समन्स द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस्ड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेंट अनलेस द प्लेंटिव हैज विद इन द सेट पीरियड सेटिस्फाइड द कोर्ट। यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि वो कोर्ट को ये सब चीज़ें जो है वो साबित कर देता है, कोर्ट को ये सब चीज़ें साबित कर देता है, तो उस केस में भाई फिर जो होगा वो क्या करेंगे, उस केस में क्या कह रहे हैं, उस केस में फिर डिसमिसल नहीं होगा कि प्लेंटिफ ने, अगर यहाँ ये हमारा रूल 5 कहता है कि अगर प्लेंटिफ ने समन दोबारा नहीं दिया, रिटर्न कर दिए थे समन, तो फिर अगर वो ये सारी चीज़ें साबित कर देता है कि भाई डिफेंडेंट खुद ही जो है वो अवॉइड कर रहा है, सर्विस नहीं लेना चाह रहा है, या प्लेंटिफ ने बहुत कोशिश की उसके रेजिडेंस को ढूंढने की, नहीं मिल पा रहा है वो, और यहाँ पर कह रहा है कि कोई और ग्राउंड है जिसकी वजह से आप प्लीज़ इसको एक्सटेंड कर दीजिए टाइम को, है ना, या फिर प्लेंटिफ जो है वो एक फ्रेश सूट जो है वो लेकर के आता है, उस केस में फिर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती। रूल 6 कहता है प्रोसीजर व्हेन ओनली प्लेंटिफ अपेयर, जब सिर्फ प्लेंटिफ अपेयर होता है, तो जब प्लेंटिफ अपेयर होता है डिफेंडेंट अपेयर नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 सिचुएशन है। पहली बात, समन ड्यूली सर्व हो गए, तो अगर वो प्रूव कर देता है कि समन ड्यूली सर्व हो गए तो प्लेंटिफ के पक्ष में क्या जाएगा, एक ऑर्डर, तो प्लेंटिफ जो कोर्ट होंगी वो एक ऑर्डर बना सकती है कि जो सूट है वो शैल बी हियर्ड एक्स पार्टे, यहाँ पर प्लेंटिफ के फेवर में गया कि डिफेंडेंट नहीं आया तो हम सूट एक्स पार्टे एक तरफा सुन लेंगे। और जब समन ड्यूली सर्व नहीं होते, ये प्रूफ हो जाता है कि समन नहीं प्रूफ हुए थे, तो कोर्ट कहेगी कि चलो आप सेकंड समन दो और ये आप डिफेंडेंट को भेजो। फिर हमारा इसमें तीसरी चीज़ क्या कहती है, समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम, अगर समन सर्व तो हुए थे डिफेंडेंट को लेकिन उसको प्रॉपर टाइम नहीं दिया था कि वो आंसर दे समन का, कोर्ट में आए, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको प्रॉपर कोर्ट को फिर फर्दर जो है वो फर्दर हियरिंग के लिए पोस्टपोन कर देगी और ये नोटिस फिर दोनों पार्टीज़ को दे देगी। Where it is owing to the plaintiff's default that the summon was not duly served or was not served in sufficient time, the court shall order the plaintiff to pay the, ये समझ में आ रहा है कि भाई प्लेंटिफ के डिफ़ॉल्ट की वजह से समन इशू नहीं हुए थे, तो यहाँ पर समन जो होगा, समन जो होंगे ड्यूली सर्व नहीं हुए थे, सफिशिएंट टाइम नहीं दिया था, कोर्ट प्लेंटिफ को पे करने के लिए कहेगी भाई आप जो है पे कीजिए इसके जो आपको खर्चे चलते हैं। फिर रूल 7 एंड रूल 8 पे चलता है। रूल 7 कहता है प्रोसीजर व्हेन डिफेंडेंट अपेयर्स ऑन डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइंस गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपेयरेंस। अब डिफेंडेंट आ जाता है जहाँ पर एडजर्न होना था, जिस डेट पर एडजर्न होनी थी सूट उस केस मतलब जिस डेट पे एडजर्न होना था, where the court has adjourned the hearing of suit ex parte and defendant at or before such hearing appears हो जाता है और वो रीज़न बता देता है कि मैं क्यों नहीं आ पाया था, तो फिर उस केस में जो सूट होगा directs as the cause to otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance। तो जिस डेट पे उसे आना था उस डेट पे ही वो आया, ऐसा मान करके सूट जो है वो चलेगा। फिर रूल 8 कहता है प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट ओनली अपेयर, जहाँ सिर्फ डिफेंडेंट आए प्लेंटिफ ना आए, तो हमें अच्छे से पता है उस केस में यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्ड शैल। कोर्ट के लिए मैंडेटरी है कि वो एक ऑर्डर बनाएंगे सूट डिसमिस हो जाए, डिसमिस कर देगा। किस केस में, अगर डिफेंडेंट अपनी किसी भी क्लेम को एडमिट नहीं करता जो कि प्लेंटिफ ने उसके खिलाफ बनाया है, अगर वो एडमिट कर लेता है तो जितना उसने एडमिट किया है उतने को तो हम नहीं करेंगे, उतने की केस में तो भाई अगेंस्ट डिफेंडेंट आ जाएगी डिक्री। लेकिन अगर उसने जो है पूरे का पूरा ही एडमिट नहीं किया और प्लेंटिफ आया नहीं, तो वो उसको जो है डिसमिस कर देंगे सूट को। यहाँ पर शैल यूज़ हुआ है, कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट दैट सूट इज़ बी डिसमिस्ड, सूट जो है वो डिसमिस होगा। फिर रूल 9 क्या कहता है, डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ एट डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट वेर इज सूट इज होली और पार्टली डिसमिस्ड। अंडर रूल 8 में जब होली या पार्टली डिसमिस होता है, होली कब हुआ, जब पूरे का पूरा डिफेंडेंट ने मना कर दिया मैं तो इससे एग्री नहीं करता क्योंकि मेरे खिलाफ जो क्लेम आए हैं, उस केस में कंप्लीटली डिसमिस हो जाएगा। पार्टली कब होगा, जब जितना उसने कहा कि मैं एडमिट करता हूँ उतना का तो वो उसके अगेंस्ट ही चला जाएगा, डिफेंडेंट के अगेंस्ट, क्योंकि उसने एडमिट कर लिया है ना क्लेम को, तो बाकी सारा डिसमिस हो जाएगा। तो वेर इज सूट इज होली और पार्टली डिसमिस्ड अंडर रूल 8 प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड। प्लेंटिफ को क्या होगा, यहाँ पर मैंडेटरी है कि प्लेंटिफ को प्रिक्लूड किया जाएगा कि आप फ्रेश सूट नहीं लगा सकते इन सेम कोज ऑफ एक्शन, जो कि ऑलरेडी डिफेंडेंट आ गया
और उसने कुछ क्लेम को उसने मान लिया या किसी भी क्लेम को नहीं माना, आप नहीं आए थे, तब आप सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो है फ्रेश सूट नहीं ला सकते। लेकिन हाँ, आप इस ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए ला सकते हो, और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि सफिशिएंट रीज़न थे कि वो क्यों नहीं आया था, तो उस केस में कोर्ट एक ऑर्डर बनाएंगे। फिर यहाँ पर शैल यूज़ हुआ है कि कोर्ट एक ऑर्डर बनाएंगे कि उस डिसमिसल को जो डिसमिसल किया था रूल 8 में उसके ना आने पर, उसको जो है हम क्या करें, सेट असाइड कर दें और एक डेट फिक्स कर दें फिर से सुनवाई करने की। फिर हमारा इसमें सब रूल 2 कहता है कि कोई भी ऑर्डर जो है इस रूल में जो बनाया जाएगा वो इस चीज़ पर नहीं बनाया जाएगा अगर जो है अपोजिट पार्टी को समन जो है वो सर्विस नहीं होती। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल्स अनलेस नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी। कि भाई एप्लीकेशन वाली बात जो यहाँ पर आई है, वो एप्लीकेशन यहाँ पर इसने एप्लीकेशन लगाई ना सेट असाइड करने के लिए, तो जब अपोजिट पार्टी को ये बात नहीं मिली तो फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्डर यहाँ पर नहीं बनेगा। समझिएगा, जो दूसरी पार्टी है उसको बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर बिल्कुल कोई भी ऑर्डर अगर बन रहा है जहाँ पर अप्लाई कर रहा है प्लेंटिफ, तो उस केस में वो दूसरी पार्टी को नोटिस देना ज़रूरी होता है। रूल 10 से लेकर रूल 12 तक देखो। रूल 10 क्या कहता है, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स। जहाँ पर अच्छे से पता है कि भाई एक से ज़्यादा प्लेंटिव है उस केस में क्या होगा। और रूल 11 क्या आता है, जहाँ पर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट है तो क्या होगा, और उनमें से एक अपेयर हो जाता है बाकी अपेयर नहीं होते तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों का सेम एप्लीकेबल होगा। जहाँ पर एक से ज़्यादा प्लेंटिव होते हैं, ठीक है, उनमें से एक या एक से ज़्यादा में से एक अपेयर हो जाता है बाकी अपेयर नहीं होते, तो कोर्ट प्लेंटिफ के इंस्टेंस पे या प्लेंटिफ के अपेयरिंग पे परमिट कर देते हैं कि सूट को इसी तरीके से प्रोसीड किया जाए जैसे कि प्लेंटिफ अपेयर हो गए हैं, या फिर कोई और ऑर्डर कोर्ट को ठीक लगता है तो वो भी बना सकते हैं। इसी सेम तरीके से यहीं पर डिफेंडेंट की बात कर रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट एक से ज़्यादा है तो उस केस में वन और मोर ऑफ देम अपेयर, एक या एक से ज़्यादा अपेयर हो जाता है, अदर्स अपेयर नहीं होते, तो सूट शैल प्रोसीड करेगा। द कोर्ट शैल एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग जजमेंट मेक सच ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट विद रिस्पेक्ट टू डिफेंडेंट्स हु डू नॉट अपेयर। तो वो जो अपेयर नहीं हुए उनके खिलाफ या उनके फेवर में वो फिर कोई ऑर्डर एट द टाइम ऑफ मतलब प्रोनाउंसिंग द जजमेंट वो बना सकते हैं। फिर रूल 12 कहता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट कॉज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन। जब उन्हें कहा कि आप आओ, वो नहीं आते हैं, ना रीज़न बताते हैं, तो इस केस में यहाँ पर ध्यान रखना है वो जो रूल्स हैं जो हमने अभी पढ़ के आए हैं वो एप्लीकेबल होंगे। कौन से रूल, जो कि अभी हमने इससे पहले पढ़े हैं कि प्लेंटिफ नहीं होएगा तो क्या होएगा, डिफेंडेंट अपेयर नहीं होएगा तो क्या होगा, तो वो रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। फिर रूल 13 और 14 पे आ जाओ। रूल 13 जो है वो बात करता है सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे। तो ये रूल 13 और 14 जो है ये बिल्कुल डिटेल में हम एक्स पार्टे डिक्री के साथ पे पढ़ेंगे, अभी नहीं, फिर दोबारा पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई रेलिवेंसी नहीं है ना। तो अभी तक हमने ये समझ लिया। आपको नोट्स चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।